आज हम बात करेंगे हाउ टू अचीव बिलियनियर माइंडसेट। अमीर लोग को अमीर बनने में 90% रोल होता है माइंडसेट का। आपको बिलियनियर बनना है, पर बिलियनियर बनने से पहले आपको वैसा माइंडसेट अचीव करना होगा। तो ये माइंडसेट अचीव कैसे करें? दिस इज एन आर्ट, और ये माइंडसेट अचीव करना वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग में से एक है। लेकिन एक गुड न्यूज है, मैंने एनालाइज किया है वर्ल्ड के टॉप 10 बिलियनियर्स को, और मैंने एक कॉमन पैटर्न निकाला है, और मैंने ये कॉमन पैटर्न 5 चैप्टर्स में डिकोड किया है। बाय द वे, मैं आर्यन। चलिए शुरू करते हैं। बचपन से लेकर आज तक हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम ने हमारे दिमाग में एक ही रूल फीड किया है, रिस्क मत लो, सेफ खेलो। एक आम मिडिल क्लास माइंडसेट के लिए एक ऐसी डेंजरस खाई है जहां से गिरने का मतलब है सब कुछ खत्म। लेकिन दुनिया के टॉप 1% वेल्थ क्रिएटर्स रिस्क को इस डर की नजर से नहीं देखते। उनके लिए लाइफ में सेफ खेलना और छोटा सोचना ही सबसे बड़ा रिस्क है। उनका ये माइंड ब्लोइंग कॉन्फिडेंस एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से आता है जिसे फाइनेंस में कॉन्वेक्सिटी और रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। ऑर्डिनरी लोग हमेशा लीनियर सोचते हैं, अगर मैं एक्स टाइम या पैसा लगाऊंगा तो मुझे उतना ही वाई रिटर्न मिलेगा, और फेल हुआ तो सब खत्म। लेकिन बिलियनियर्स अप्लाइड कॉन्वेक्सिटी का रूल यूज करते हैं। इसका सिंपल भाषा में मतलब है कि अपनी लाइफ और बिजनेस को इस तरह डिजाइन करना जहां डाउन साइड स्ट्रिक्टली लॉक हो, यानी आपको पहले से ही पता हो कि बुरे से बुरा कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन जीतने पर आपका रिवॉर्ड अनलिमिटेड हो। यह कोई अंधा सट्टा नहीं होता। यहाँ एक कैलकुलेटेड मैथमेटिकल एज है जिसका फॉर्मूला सिंपल है, नोन डाउनसाइड प्लस हाई अपसाइड। इस हैवी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली लाइफ में उतारने का सबसे बेस्ट तरीका अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का वन वे वर्सेस टू वे डोर। कॉर्पोरेट दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग हर छोटे फैसलों को एक मैसिव लाइफ अल्टरनेटिंग इवेंट समझ लेते हैं, जिससे स्पीड और इनोवेशन खत्म हो जाती है। बेजोस ने इस ओवर थिंकिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिसीजन को स्ट्रिक्टली 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला, टाइप 1 डिसीजन, वन वे डोर। ये वो फैसले हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार आप दरवाजे के अंदर गए और दरवाजा लॉक हो गया तो वापस आना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल या बहुत महंगा साबित होता है। इन फैसलों के लिए स्लो थिंकिंग की जरूरत होती है, जैसे अमेज़न वेब सर्विसेज का लॉन्च। अमेज़न को एक बुक बेचने वाली कंपनी से लेकर एक क्लाउड टेक जायंट बनाने के लिए हजारों इंजीनियर्स हायर करने थे और बिलियंस ऑफ डॉलर लगने थे। अगर फेल होते तो ये पैसा वापस नहीं आता। इसलिए बेजोस ने इस कॉन्सेप्ट को 2 साल तक अपने टॉप एग्जीक्यूटिव के साथ स्ट्रेस टेस्ट किया। इलॉन मस्क का स्पेसएक्स रॉकेट के लिए इंजन फ्यूल डिसेलेक्ट करना भी एक ऐसा ही वन वे डोर था। दूसरा, टाइप 2 डिसीजन, टू वे डोर्स। ये वो फैसले होते हैं जो कम्प्लीटली रिवर्सिबल होते हैं। अगर आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया या कोई नया फीचर टेस्ट किया और फेल हो गया तो आप सिंपली टर्न अराउंड करके वापस आ सकते हैं और दूसरा दरवाजा चुन सकते हैं। बेजोस का स्ट्रिक्ट रूल है कि ऐसे फैसले लाइटनिंग स्पीड से होने चाहिए और छोटी टीम हायर करके होने चाहिए और बिना किसी लंबा चौड़ा सोचे। अब इस फ्रेमवर्क को अपनी रियलिटी में अप्लाई करके देखो। जब तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो दिमाग की पूरी वायरिंग चेंज हो जाती है। तुम अचानक से रियलाइज करते हो कि तुम्हारी लाइफ के 90% रिस्क असल में रिस्क थे ही नहीं, वो सिर्फ टू वे डोर थे, टाइप 2 डिसीजन, जिन्हें तुमने सोसाइटी के डर की वजह से गलती से वन वे डोर समझ लिया था। अगर तुम कोई नया यूट्यूब चैनल खोलते हो, नया स्किल सीखने में टाइम लगाते हो या किसी नई जॉब में अप्लाई करते हो और फेल हो जाते हो तो तुम्हारा फाइनेंशियल नुकसान ना के बराबर होता है, पर उस एक्सपीरियंस से जो लर्निंग मिलती है, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसका अपसाइड पोटेंशियल मैसिव होता है। इस फ्रेमवर्क को इंटरनलाइज करते ही ओवर थिंकिंग हमेशा के लिए बंद हो जाती है और तुम दुनिया को डर की नजर से नहीं, प्रोबेबिलिटीज और रिवर्सिबिलिटी की कोल्ड कैलकुलेशन से देखते हो। लेकिन यहाँ एक बहुत डार्क रियलिटी है। तुमने मैथ से रिस्क का डर खत्म कर दिया, पर क्या होगा अगर तुम्हारा दिमाग ही सच देखने न दे? क्या हो अगर तुम्हारे पूरे बिलीफ और तुम्हारा खुद का ईगो ही तुम्हारे सबसे बड़े प्रॉफिट मार रहा हो? एक आम इंसान इस बायोलॉजिकल ट्रैप में रोज फंसता है, लेकिन टॉप 1% लोग इसे आसानी से हैक कर लेते हैं। कैसे? आइए देखते हैं हमारे दूसरे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट में, चैप्टर 2। लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद इंसान का दिमाग एक बहुत बेसिक रूल पर वायर्ड हो चुका है, जिसे साइकोलॉजी में विन स्टे लूज शिफ्ट कहते हैं। इसका सिंपल मतलब है, अगर तुम जीत रहे हो तो अंधे होकर वही काम करते रहो, अगर हार रहे हो तभी अपना रास्ता बदलो। जंगल में जिंदा रहने के लिए ये रूल ठीक था, लेकिन आज की दुनिया में जहाँ फाइनेंशियल मार्केट्स और स्टार्टअप रोज बदलते हैं, वहाँ ये बायोलॉजिकल वायरिंग कम्प्लीटली जानलेवा साबित हो सकती है। एक ऑर्डिनरी इंसान अपनी पुरानी जीत पर घमंड करता है और बदलती
बदलती रियलिटी में क्रैश हो जाता है। इसलिए टॉप बिलियनियर्स इस बायोलॉजिकल ट्रैप से बचने के लिए एपिस्टेमिक आर्बिट्रेज और बेसियन अपडेटिंग का यूज करते हैं। आर्बिट्रेज का सीधा मतलब है दो जगहों के बीच का डिफरेंस का फायदा उठाना, और एपिस्टेमिक आर्बिट्रेज का मतलब है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के गैप का फायदा उठाकर एक मैसिव अनफेयर एडवांटेज क्रिएट करना। सिलिकॉन वैली के लेजेंडरी इन्वेस्टर बिल गार्ग्रे जानते हैं कि ऑर्डिनरी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन और रियलिटी के बीच हमेशा एक गैप होता है। इलीट लोग इस ऑपेसिटी और कंफ्यूजन के बीच ऐसी इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं जो बाकी लोगों के लिए बिल्कुल समझ से बाहर होती है। लेकिन सवाल ये है, जब मार्केट शोर, डीप फेक्स और फेक न्यूज से भरा हो तो ऐसी एक्सट्रीम मेंटल क्लैरिटी मेंटेन कैसे रखी जाए। यहाँ आती है बेसियन अपडेटिंग की रूथलेस मैथमेटिक्स। इसको एक सिंपल मेडिकल कंपनी के एग्जांपल से समझो। मान लो तुमने डीप रिसर्च करके पता लगाया कि एक कंपनी की नई दवाई सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25% है। कुछ महीनों बाद वो कंपनी अनाउंस करती है कि उसका फेज 2 क्लियर हो गया। अब एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर क्या करेगा? वो पूरी तरह इमोशनल हो जाएगा और खुशी में आकर अपना सारा पैसा उस स्टॉक्स में लगा देगा। लेकिन एक एलीट बेसियन थिंकर अपने इमोशन का स्विच कम्प्लीटली बंद कर देगा। जैसे ही नया डाटा आएगा वो किसी गट फीलिंग पर नहीं बल्कि डायरेक्टली मैथ के फॉर्मूला पर अपनी प्रोबेबिलिटी को रिकैलिब्रेट करेगा। वो देखेगा कि ये ट्रायल का रिजल्ट कितना सॉलिड है और अपने 25% के गेस को लॉजिकली चेंज करेगा। जब तुम इस तरह से दुनिया को प्रोसेस करते हो तो तुम्हारा ईगो पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। ऑर्डिनरी लोग अपने आइडियाज और अपनी सोच को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर मार्केट प्रूव कर दे कि उनका आइडिया गलत था तो उन्हें लगता है कि किसी ने उन पर पर्सनल अटैक किया है, और ईगो की वजह से वो बदलती रियलिटी को मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन बिलियनर्स का माइंड ब्लोइंग सीक्रेट ये है कि वो अपने किसी भी आइडिया को पर्सनल नहीं मानते। उनके लिए उनके बिलीफ सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। जैसे ये आइडिया 65% ट्रू है, जब उनके पास कंट्रोवर्शियल डाटा आता है तो वो बिना किसी इमोशनल फ्रिक्शन के अपने पूरे बिलीफ को इंस्टेंटली डिस्कार्ड कर देते हैं। उनके एडवांस्ड दिमाग में एक बात क्लियर होती है, गलत होना फेलियर नहीं है, लेकिन गलत डाटा और चेंजिंग रियलिटी के होते हुए भी ईगो के कारण अपने आउटडेटेड बिलीफ पर टिके रहना एक्चुअल फेलियर है। यही क्लिनिकल इमोशनल डिटैचमेंट उन्हें मार्केट में आम इंसान से हमेशा आगे रखता है। सोचो, तुमने कॉन्वेक्सिटी से रिस्क लेने का डर खत्म कर दिया और बेसियन मैथ से अपने ईगो की पट्टी हटा दी। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब तुम एक्चुअल ग्राउंड पर बिजनेस करने उतरते हो। वहाँ तुम्हारा सामना हजारों ऐसे लोगों से होगा जो वही काम कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो। अगर तुम कंपटीशन में फंस गए तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। पीटर थिल कहते हैं कि कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। बिलियनियर कभी कम्पीट नहीं करते हैं, वो ऐसी क्रिएटिव मोनोपोलीज बनाते हैं जहां उन्हें छूने वाला दूर दूर तक नहीं होता। ये मोनोपोली बनती कैसे है, आइए जानते हैं इसको चैप्टर 3 में। जब कोई ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर या फर्स्ट टाइम फाउंडर नया बिजनेस शुरू करता है तो उसके दिमाग का डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कंपटीशन पर चलता है। वो देखता है कि मार्केट में आज क्या हिट है, फिर उसे कॉपी करता है और उसमें 5% या 10% का छोटा इंप्रूवमेंट लाकर, जैसे प्राइस थोड़ी कम करके, भीड़ से लड़ने निकल पड़ता है। लेकिन लेजेंडरी टेक विजनरी पीटर थिल, जिन्होंने पेपाल बनाया और जो फेसबुक के पहले मेजर इन्वेस्टर थे, इस पूरे सिस्टम को फंडामेंटल लेवल पर गलत मानते हैं। उनका एक प्रोफाउंड कोट है जिसने पूरी सिलिकॉन वैली को हिला दिया था, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। थिल सिखाते हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे जीरो हो जाता है, क्योंकि हजारों लोग एक ही फिक्स्ड मार्केट के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए खून बहा रहे होते हैं। इसलिए इनोवेशन सिर्फ 2 रास्तों पर चलता है, पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल 0 to N प्रोसेस, जो चीज पहले से है उसे कॉपी करना और दुनिया भर में फैला देना, और इसको थिल कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। दूसरा वर्टिकल 0 to 1 प्रोसेस, कुछ बिल्कुल नया जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। थिल इसको कहते हैं ट्रू टेक्नोलॉजी। थिल का सीधा रूल है, अगला बिल गेट्स कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा और अगला मार्क ज़करबर्ग नया सोशल नेटवर्क नहीं बनाएगा। अगर आप इन बिलियनर्स को कॉपी कर रहे हैं तो आप उनसे कुछ भी नहीं सीख रहे। तो इस कॉपी पेस्ट के जाल से निकलकर 0 to 1 कैसे बनाया जाए? इसका जवाब है क्रिएटिव मोनोपोली बिल्ड करना। यहाँ मोनोपोली का मतलब किसी इलीगल या गुंडागर्दी से नहीं है। ये वो गुड मोनोपोली है जहाँ आपका प्रोडक्ट इतना सुपीरियर और यूनिक होता है कि उसका कोई कॉम्पिटिटर पैदा ही नहीं हुआ। जैसे गूगल का सर्च इंजन, उसका एल्गोरिथम इतना पावरफुल था कि आज उन्हें रोजाना कम्पीट करने की टेंशन नहीं होती। इसी सेफ मोनोपोली की वजह से गूगल लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में बिलियंस इन्वेस्ट कर पाता है, जो कि एक ऑर्डिनरी स्ट्रगल करने वाली कंपनी कभी नहीं कर सकती। लेकिन ये 0 to 1 मोनोपोली
बनती कैसे है? इसके लिए 4 फंडामेंटल पिलर्स चाहिए। पहला, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपका प्रोडक्ट अपने अल्टरनेटिव से 10x बेटर होना चाहिए। इसे बनाने के लिए ऑर्डिनरी ब्रेनस्टॉर्मिंग काम नहीं आती। यहाँ इलॉन मस्क का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स यूज होता है। प्रॉब्लम को उसके बेसिक तक तोड़ दो, वहाँ से नया सॉल्यूशन इंजीनियर करो बिना किसी को कॉपी किए। दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट। प्रोडक्ट ऐसा हो कि जैसे जैसे नए लोग उससे जुड़े, उसकी वैल्यू एग्जिस्टिंग लोगों के लिए ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक। तीसरा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। बिजनेस ग्रो करने के साथ साथ उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होनी चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर में होता है। चौथा, ब्रांडिंग। एक ऐसी कल्ट लाइक इमेज जिसे कॉपी करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो, जैसे एप्पल। जब आप मोनोपोली, कैपिटलिस्ट और फर्स्ट प्रिंसिपल की रियलिटी को समझ लेते हैं तो आप कंपटीशन के नाम का टॉक्सिक गेम को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। आपको उस मार्केट में घुसना ही नहीं है जहां खून बहा हुआ हो। रिचर्ड सी विलियम, जो बिलियनियर और एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएटर के साथ काम करते हैं, कंफर्म करते हैं कि एलीट लोग एक्सट्रीम नीश फोकस और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का यूज करते हैं। वो भीड़ में नहीं लड़ते, वो एक अनजान खाली स्पेस ढूंढते हैं जिसे दुनिया मिस कर रही है और उस पर अपना पूरा कब्जा जमा लेते हैं। आपका गोल लास्ट मूवर एडवांटेज होना चाहिए। एक ऐसी कैटेगरी क्रिएट करना जिसे आप परमानेंटली रूल कर सकें, जहां किसी और के लिए कोई जगह न बचे। आपको रूल्स फॉलो करने वाला नहीं, रूल्स लिखने वाला बनना है। ठीक है, आपने डर को हरा दिया, ईगो खत्म कर दिया और एक ऐसी मोनोपोली स्पेस ढूंढ ली जहां कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। लेकिन बिजनेस बढ़ाना कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। दुनिया में इतना नॉइस है कि बड़े बड़े जीनियस ओवर थिंकिंग में मर जाते हैं। तो फिर वॉरेन बफेट के राइट हैंड मैन चार्ली मैंगर इस नॉइस को कैसे फिल्टर करते हैं? वो ऐसी कौन सी एक सिंपल ट्रिक यूज करते हैं जिससे सारी बेवकूफियां अपने आप बाहर हो जाती हैं? ये सारा खेल छिपा है एक उल्टी दिमागी स्ट्रक्चर में। आइए डाइव करते हैं चैप्टर 4। हाई स्टेक्स बिजनेस और इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है कॉम्प्लेक्सिटी और नॉइज। जब एक आम इंसान किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसता है तो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है? वो आइसोलेटेड फैक्ट को रटने लगता है या फिर किसी अपनी एक नैरो एक्सपर्टीज पर ब्लाइंडली डिपेंड हो जाता है। वॉरेन बफेट के राइट हैंड मैन, लेजेंडरी इन्वेस्टर चार्ली मैंगर इसको मॉडर्न एजुकेशन का सबसे फ्रेटल फ्लो मानते थे। मैंगर कहते थे कि स्कूल सिर्फ हमें अलग अलग फैक्ट को रटना और एग्जाम पेपर पर उगलना सिखाते हैं। जो स्टूडेंट सिर्फ नैरो फैक्ट्स याद रखता है वो स्कूल में टॉप कर सकता है, पर एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी आते ही रियल लाइफ में ब्रूटली फेल हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे मैन विथ अ हैमर सिंड्रोम कहते हैं, यानी जिसके हाथ में हथौड़ा है उसे पूरी दुनिया एक प्रॉब्लम यानी एक कील नजर आती है। लेकिन बिलियनियर्स इस तरह की लिमिट में नहीं सोचते। बिलियनियर इस मैसिव कॉम्प्लेक्सिटी को डाइजेस्ट करने के लिए अलग ही दिमागी आर्किटेक्चर का यूज करते हैं, जिसे कॉग्निटिव लैटिस वर्क कहते हैं। मैंगर सिखाते हैं कि दुनिया का असली ज्ञान तब आता है जब आप अपने दिमाग में एक मल्टी डिसिप्लिनरी जाल बनाते हैं। आपको सिर्फ एक फील्ड में नहीं फंसना है, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी के सबसे बड़े मेंटल मॉडल को डीपली समझना और उन्हें आपस में कनेक्ट करना है। इस लैटिस वर्क को बनाने के बाद मैंगर अपना सबसे डेडली और अनफेयर मेंटल फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जिसे कहते हैं इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट, हमेशा उल्टा सोचो। इन्वर्सन एक ऐसी प्रोफाउंड टेक्निक है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के पूरे चश्मे को 180 डिग्री घुमा देती है। मैंगर एक देहाती कहावत कहते हैं कि मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि मैं कहां मरूंगा ताकि मैं उस जगह कभी ना जाऊं। इसको प्रैक्टिकली इन्वेस्टिंग में अप्लाई करके देखिए। एक आम रिटेल इन्वेस्टर दिन रात यही सोचता है, मैं मार्केट को बीट कैसे करूं, मैं सबसे जल्दी अमीर कैसे बनूं। इस डायरेक्ट अप्रोच में हजारों अननोन रिस्क होते हैं, लेकिन एक इलीट इन्वर्टेड थिंकर प्रॉब्लम को ऐसे देखेगा, मैं अपने सारे लगाए हुए पैसे परमानेंटली कैसे डुबा सकता हूँ। जब आप उस प्रॉब्लम को इन्वर्ट करते हैं तो आंसर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ज्यादा कर्जा लेना, सड़ी और करप्ट कंपनीज में पैसा लगाना या मार्केट गिरने पर पैनिक होकर बेच देना। बस जब आप इन गारंटीड फेलियर पॉइंट्स की एक स्ट्रिक्ट लिस्ट बना लेते हैं तो आपका प्राइमरी टैक्टिकल गोल ब्रिलियंस अचीव करना नहीं रह जाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इन ट्रैप्स को अवॉइड करना बन जाता है। साथ ही अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए एलीट लोग टेक टू लर्न का यूज करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स आइडियाज को इतना सिंपल कर दो कि किसी को भी समझा सको, जिससे तुम्हारी अपनी सोच के ब्लाइंड स्पॉट सामने आ जाएं। इस सेक्शन को डाइजेस्ट करने के बाद आपका माइंडसेट परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है। आम सोसाइटी को लगता है कि एक्सट्रीम सक्सेस पाने के लिए एक्सट्रीम ब्रिलियंस, जीनियस, आईक्यू और कॉम्प्लेक्स मूव्स की जरूरत होती है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस हमेशा सबसे स्मार्ट मूव ढूंढने में नहीं छुपी होती। ट्रू लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग सक्सेस असल में उन बेवकूफियों को कंसिस्टेंटली एलिमिनेट करने में है जो बल्कि पूरी दुनिया लगातार रोजाना कर रही है। आपको अपनी रॉ इंटेलिजेंस बढ़ाने से ज्यादा अपनी इमोशनल बायसनेस को घटाने पर एक्सट्रीम फोकस करना है। मैंगर की भाषा
भाषा में कहें तो सक्सेसफुल बनने के लिए जीनियस बनने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस सिस्टमैटिकली बेवकूफ बनने से बचना है। ठीक है, आपने रिस्क को मैथमेटिकली कैप कर दिया, आपने अपने ईगो को मार दिया, आपने एक 0 to 1 मोनोपोली बिल्ड कर ली और इन्वर्जन यूज करके सारी स्टूपिड मिस्टेक्स से बच गए। लेकिन इन सारे फ्रेमवर्क को आपस में मल्टीप्लाई करके एक ऑर्डिनरी वेल्थ को जनरेशनल वेल्थ में कन्वर्ट करने वाला एक आखिरी गोल्ड लेवल एल्गोरिथम बचा है। एक ऐसी चीज आम इंसान एक बोझ मानता है, लेकिन बिलियनियर्स उसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह यूज करते हैं। आइए डिकोड करते हैं फाइनल चैप्टर में, चैप्टर 5। एक आम इंसान या एक ऑर्डिनरी वेज अर्नर के लिए टाइम एक लिनियर और खत्म होने वाली चीज है। जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं, वक्त कम हो रहा है और एनर्जी घट रही है। लेकिन बिलियनियर्स के लिए टाइम एक एक्सपोनेंशियल फोर्स मल्टीप्लायर और सबसे बड़ा टेम्पोरियल लेवरेज है। इस टेम्पोरल लेवरेज की एब्सोल्यूट पावर को समझने के लिए वॉरेन बफेट की वेल्थ को प्योरली मैथमेटिकल लेंस से देखना होगा। फाइनेंशियल राइटर मॉर्गन होसल ने अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक माइंड बेंडिंग स्टैटिक रिवील किया है। बफेट के टोटल 84.5 बिलियन की नेटवर्थ में एक हैरान कर देने वाला अमाउंट लगभग 81.5 बिलियन उनके 65th बर्थडे मनाने के बाद आया है। इसे ध्यान से डाइजेस्ट कीजिए। इसका इंटरनल मतलब है कि उनकी वेल्थ का 90% हिस्सा उस एज में कंपाउंड हुआ जिस एज में रिटायरमेंट मानी जाती है। हौसल एक थॉट एक्सपेरिमेंट देते हैं। अगर बफेट एक नॉर्मल इंसान होते जो 30 की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करते और 60 की उम्र में थक कर रिटायर हो जाते, तो उनकी वेल्थ 84.5 बिलियन नहीं बल्कि सिर्फ 11.9 मिलियन होती। ये एस्ट्रोनॉमिकल गैप सिर्फ और सिर्फ उनके एक्सट्रीम अर्ली स्टार्ट और 60 की उम्र के बाद के एडिशनल कंपाउंडिंग ईयर का प्योर मैथमेटिकल नतीजा है। टाइम ने हमेशा मार्केट टाइमिंग को हरा दिया है, लेकिन इस ड्राई मैथ के पीछे एक बहुत ही इंटेंस रॉ न्यूरोबायोलॉजिकल बैटल छुपी होती है, द मास्टरी ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस ने एक बार बफेट से पूछा था, आपका फॉर्मूला दुनिया में सबसे सिंपल है, तो बाकी लोग आपको ब्लाइंडली कॉपी क्यों नहीं करते? बफेट का जवाब ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डार्क सच था, क्योंकि कोई भी इंसान धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता। आज के टाइम स्क्रॉल एप्स और फास्ट पेस्ड सोसाइटी ने हमारे दिमाग के डोपामिन साइकिल को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। लोग इमीडिएट रिवॉर्ड के एडिक्ट हो चुके हैं, पर स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू हैर्बनमैन की कटिंग एज रिसर्च दिखाती है कि जो इंसान डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी आज के छोटे मजे को फ्यूचर के बड़े रिवॉर्ड के लिए छोड़ना, इसकी लगातार प्रैक्टिस करता है, तो उसके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिजिकली स्ट्रॉन्ग और डेंस हो जाता है। ये स्ट्रॉन्ग दिमाग उसके लोअर ब्रेन को इम्पल्सिव जानवरों वाले अर्जेस को लॉजिकली ओवरराइड कर देता है। जब इलीट वेल्थ क्रिएटर के पास एक सिचुएशन से ज्यादा पैसा आने लगता है, तो उसे वो फ्लैशी चीजें खरीदने में नहीं उड़ाते। उनके लिए पैसा कमाना एक लॉन्ग टर्म ब्यूटीफुल इंटरेक्चुअल गेम बन जाता है, जहां ईगो नहीं सिर्फ नंबर खेलते हैं। इस फाइनल फ्रेमवर्क का अल्टीमेट साइकोलॉजिकल शिफ्ट ये है कि आपको पेशेंस के मतलब को पूरी तरह से रीडिफाइन करना होगा। ऑर्डिनरी लोग सोचते हैं कि पेशेंस का मतलब है चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठकर किस्मत का वेट करना, लेकिन इलीट वेल्थ क्रिएटर के हाईएस्ट लेवल पर पेशेंस एक हाईली एक्टिव, ब्रूटली एग्रेसिव और डीपली इंटेंशनल स्टैंस होता है। जब आप इन 5 फ्रेमवर्क को अपने दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेते हैं, पहला, आप बेजोस की तरह रिस्क को डर से नहीं, 1 वे और 2 वे डोर के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से देखते हैं। आप बेसियन अपडेटिंग से ईगो को जलाकर रियलिटी को क्लिनिकली अपडेट करते हैं। आप थील की तरह 10x फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके ऐसी क्रिएटिव मोनोपोली बनाते हैं जहां कंपटीशन 0 हो। आप मैंगर की तरह प्रॉब्लम को इन्वर्ट करके दुनिया की सारी स्टूपिड मिस्टेक्स से बच जाते हैं। फाइनली, आप बफेट की तरह अपने दिमाग को सस्ते डोपामिन से आजाद करके टाइम को एक वेपन की तरह यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपका माइंडसेट अपग्रेड हुआ है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो कमेंट में बताएं, मैं इस टॉपिक को जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।